अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फिजा रियाज। प्रोग्राम नया दौर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। भारत के ऊंचे हथकंडे बाज तो आ नहीं रहा है, लेकिन अब एक और मजमूम कोशिश की है। पहले गुज़िश्ता रात जो अटैक हुआ, फिर उसके बाद उनके जहाज जब गिरा दिए, फिर उसने कहा कि हमारे तो पूरी दुनिया में, यहां तक के फ्रांस जिसने तैयारे दिए वो भी हम पे थू थू कर रहा है। तो अब फिर उन्होंने कहा अब अपने तैयारे भेजने से बेहतर है कि ड्रोन अटैक ही कर दिए जाए। तो फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में उसने अपने ड्रोन्स भेजे, लेकिन तमाम के तमाम ड्रोन्स जो है वो हमने गिरा छोड़े हैं और उसकी फुटेजेस मौजूद है। इंटरनेशनल मीडिया के जाकर बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि कैसे सिविलियन आबादी पे भारत दहशतगर्दी कर रहा है। और उसके बाद भी इसको चैन नहीं आया जब उसे पता चला कि पूरे इंटरनेशनली भी मोदी सरकार अकेली हो गई है, इंडिया बिल्कुल अकेला हो गया है और इंडिया का बयानिया जो है वो किसी सूरत में भी कामयाब नहीं हो रहा, ना तो उसके अपने लोग मान रहे हैं। तो फिर उसने अभी थोड़ी देर पहले क्या साजिश रची है कि पूरा मकबूजा कश्मीर को ब्लैकआउट कर दिया है और वहां के मीडिया बड़ी बड़ी स्क्रीन पर यह दिखा रहे हैं कि देखे जी पाकिस्तान ने हम पर अटैक कर दिया। पाकिस्तान को क्या जरूरत पड़ी है कि अपने ही मासूम कश्मीरी भाइयों पर जाकर गोलाबारी करे। अब से कुछ देर पहले DGISPR ने, नायब प्राइम मिनिस्टर इसाक डार ने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए सब कुछ बताया है कि जी ये 24वीं सदी है, ये 18वीं सदी नहीं है। आपकी कोई बॉलीवुड मूवी नहीं चल रही, कोई ड्रामा नहीं चल रहा है, ये रियलिटी है। तो रियलिटी बेस्ड बात करें, उनकी गुफ्तगू सुने। सही बात है, अब तो ये इस किस्म की घसी पीटी बातें सुन सुन के हम भी थक गए हैं। उन्होंने तो हमारे सारे चैनल ही बंद कर छोड़े हैं ताकि वहां के अवाम को भी सच पता ना चल सके कि वहां पर हो क्या रहा है, इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है। ये सुन के मतलब जान के हैरानगी होगी। और फिर अजीब किस्म की हरकतें, अजीब किस्म के प्रोपेगेंडे, लेकिन इंटरनेशनल जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो भी इंटरवीन कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का आज का बयान है कि मैं भी सालिसी के तौर पर पेश करता हूं अपने आप को, अगर चाहते हैं तो ये बात खत्म कर दे। लेकिन भारत जो है वो जिद्दी बच्चा बना हुआ है, तो जिद्दी बच्चों को जो है वो सीधा करना हमें तो बड़े अच्छे तरीके से आता है, हमारी पाक फौज को भी आता है। लेट्स सी कब तक वो ये जिद लगा के रखता है। राना साहब, जुल्फिकार राज साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। राज साहब, ये पूरा एपिसोड जो हो रहा है, कभी मिसाइल अटैक किए जाते हैं, फिर ड्रोन से किया जाता है, इतनी बार हमने उन्हें शिकस्त दे दिया, उनको समझा दिया कि हमें ना छेड़ो ना छेड़ो, बार बार हमारी आंखों में उंगलियां दे रहे हैं, फिर उसके बाद खुद ही पछताएंगे कि हमने कर क्या छोड़ा इनके साथ। बिल्कुल आपने सही कहा। भारत ने पहले जो एयर स्ट्राइक की, जिसका वो बहुत क्रेडिट ले रहा है, और उसके नतीजे में उसके साथ क्या हुआ, हमारे शहीदों ने क्या उसका हश्र किया, ये पूरी दुनिया इसका इतराफ़ कर रही है। अभी वो ड्रोन्स के ये ड्रामा कर रहा है। ये ड्रोन्स जो हैं, इसके बारे में बड़ा ज़रूरी है ये जानना, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके हवाले से बहुत सारी अफवाहें फैला रहे हैं और बहुत सारी ऐसी नैरेटिव गढ़ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि पता नहीं वो ड्रोन्स उन्होंने फलां टारगेट के ऊपर ये कर दिया, वो कर दिया। बेसिकली ये इजरायली ड्रोन्स हैं, हेरो, और ये एक सस्ता सलूशन है अटैक का, और इसके नतीजे में भारत 2-3 काम कर रहा है। पहली चीज तो ये है कि सस्ता सलूशन है, इसको वो भिजवा रहा है सर्विलेंस के लिए, और दूसरा ये है कि ये एक ऐसा ड्रोन है कि जिसके नतीजे में आप का एयर डिफेंस सिस्टम जो है, एंटी मिसाइल सिस्टम जो है, उसको ये चेक कर सकता है। उसके जो जब आप उसको ऑन करते हैं, इसको डिटेक्ट करने के लिए या इसको रोकने के लिए या इसको फिजा में तबाह करने के लिए रीड कर सकता है। ये उसकी फ्रिक्वेंसी ना सिर्फ रीड करता है, बल्कि ये खुद कुछ एक बम्बार की शक्ल में जाके सीधा वहां पे फट जाता है, उसके ऊपर चला जाता है और आपका जो दफाई सिस्टम बिलियंस का होता है वो उसको जाया कर देता है। तो इसलिए इसको गिराना, इसको मारना एक टेक्निकल काम है, और पाकिस्तानी फोर्सेस ने इसको बड़े टेक्निकल तरीके से 29 ड्रोन्स आए और सबके सब गिराए हैं। एक लाहौर के अंदर जब आया है रात को, उसके ऊपर एंटी एयर डिफेंस जो आपका सिस्टम था उसको ऑन किया गया, और उसके बाद सारी फ्रिक्वेंसी जब इसकी मैच हुई तो उसके बाद पता चला कि ये तो इसराइल का एक ऐसा हथियार है लेटेस्ट जो इंडिया के हाथ में है, और इंडिया के अंदर बैठ के इजरायली उसको ऑपरेट कर रहे हैं। और ये एक इंडिया और इसराइल का गठजोड़ भी सामने आ रहा है इससे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसको खुद कुछ बम्बार कहते हैं, और ये कई घंटे तक फिजा के अंदर ये रह सकता है, और इसकी आवाज और इसकी बाकी चीजों को मैनेज करना बड़ा आसान हो सकता है, और अगर ये टारगेट के ऊपर नहीं जाता तो इसको वापस भी बुलाया जा सकता है। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने बड़ा टेक्निकल और बड़ी महारत के साथ इन सबको फारिग किया, इनको तबाह किया। दूसरा, इंडिया अब नई चाल एक चल रहा है
कि जी जम्मू के अंदर पाकिस्तान ने हमला कर दिया, अमृतसर पे हमला कर दिया, सिखों के फलां फलां एरियाज के ऊपर हमला कर दिया, तो उसका मतलब सिर्फ ये है एनार्की फैलाना और फेक न्यूज फैला के पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाना और उसकी आड़ में जारहियत करना। काश मोदी पे पीका एक्ट हम लगा सकते। अच्छा, इसकी आड़ में जारहियत करना। तो DGISPR ने इसको रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने कहा है कि भाई जो असी करांगे ना सरप्राइज देंगे तो फिर जरूरत नहीं ताड़े मीडिया चीख चीख के कहे, फिर दुनिया पूरी कहेगी कि पाकिस्तान ने को काम देता है और कीता है। सही है। सो अब पाकिस्तान की बारी है और पाकिस्तान के DGISPR पहले कह चुके हैं कि वक्त भी हमारा होगा, जगह का तयन भी हम करेंगे और टारगेट ऐसा करेंगे कि आप हमेशा याद रखेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया अब इस तरह की हरकतें करके उससे बचना चाह रहा है, लेकिन पाकिस्तान ये फैसला कर चुका है। सही है। पाकिस्तान इसको रिस्पॉन्ड जरूर करेगा। जो लोग कहते हैं ना जी पाकिस्तान सुलह चाह रहा है, पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। सुलह नहीं चाह रहे, नहीं हम चाहते हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी है, हम जो उन्होंने किया उतना हिसाब तो पूरा करें, उसके बाद फिर हम हो ही जाए। राणा साहब पहले तो एक आम सवाल दे दें, आप अपनी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया से तो नहीं इकट्ठी करते? आप भी ख्वाजा साहब वाली पॉलिसी पे चल रहे हैं, तो बता दें। अच्छा देखिए, बात ये कि मैं तो ख्वाजा साहब का बहुत पुराना फैन हूँ, क्योंकि वो ऐन मौके पे एक ऐसी झक मारते हैं। मुझे हैरानगी होती है कि उन्होंने सारी जिंदगी गुजारी है इस हुकूमतों में और इसमें, और उन्हें ये नहीं पता कि ऐसे क्रिटिकल मौके पे क्या आपको रिस्पांस देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मेरा आपसे ओपिनियन ना थोड़ा सा डिफरेंस है। वो झक मारे लेकिन पाकिस्तान में रह के, पाकिस्तानी मीडिया के सामने, इंटरनेशनली झके ना मारे, इस तरह की हरकतें ना करें। पाकिस्तानी मीडिया कोड नहीं करता ना उन्हें, तो इसलिए वो एक्सपोज वो बाहर ही होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि देखें, ये जो ड्रोन्स है ना, जैसे जुल्फकार साहब ने बताया है, इसमें फॉर क्विक जो रिस्पांस है ना, जो होता ये है कि ड्रोन्स जब आते हैं और अगर आप उनसे टारगेट करते हैं, तो इस ड्रोन्स का मकसद इंडिया का क्या है? वो हमारी जो इंस्टॉलेशंस है ना, फौजी इंस्टॉलेशन, उनसे वाकफियत के लिए ये एक चारे के तौर पे भेजता है। जैसे आपने मछली पकड़नी हो तो आप वो लगा देते हैं ताकि मछली उस तरफ आए। जब हम यहाँ से उस पे अटैक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हमारे कहाँ पे हमने वो अपनी लगाई हुई हैं चीजें, और अगली दफा उनके वो टारगेट क्लियर हो जाते हैं। राइट। यही वजह है कि हम उसे बड़ी एहतियात से तबाह करते हैं। चाहे तो हम उसे आगाज में ही तबाह कर सकते हैं, लेकिन लेट तबाह करने का मकसद ही ये होता है कि ताकि भारत को जो वो चाह रहा है ना इंफॉर्मेशन लेना, वो उसे ना मिल सके। अच्छा, भारत को देखें, आदत है बहुत पुरानी, पंजाबी में 100 जुतियां भी खानी है ने तो 100 गंडे भी खाने ने उन्हें। ठीक है, उसे मुसलसल जूतियां पड़नी है, ठीक है, लेकिन वो गंडे खाने से बाज नहीं आएगा। पहले उसे राफेल की शक्ल में जूतियां पड़ी। मैं अभी आ रहा था तो वो हमारे एक मोहल्ले में वो छानबूरा बेचता, तो वो कह रहा था कि ना छानबूरा तो राफेल ले लो, छानबूरा तो सो कोई ले लो, ठीक है, नैलंदी जुतियां तो सो कोई ले लो, नैलंदी जुतियां तो MiG-21 ले लो। उनकी औकात ये आ गई बैनुल अक़वामी तौर पे। ये राफेल तैयारों की आप बात कर रहे हैं, तो हमारे केनाल पे राफेल MiG-21 सब पड़े नहीं होते? हाँ, वही उसी का कह रहे हैं ना कि वो ले लो, वो मतलब अब वो बिक रहे हैं छानबूरे के उसमें। तो पाकिस्तान बड़े लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, बैनुल अक़वामी तौर पे जो पाकिस्तान ने एक चीज गेन की, वो ये है कि हमने पूरी दुनिया को एक बात बता दी कि हम तहमुल वाले मुल्क हैं, बुर्दबारी वाले मुल्क हैं, डिसेंट हमें बिहेव करना आता है, हम कोई बच्चों की तरह नहीं है कि हम आगे से करें। हमने बड़े तरीके से भारत के एग्रेशन को तहमुल से बर्दाश्त किया है, और दुनिया ने इस बात को माना है कि पाकिस्तान की जानिब से अभी तक कोई इश्ताल अंगेजी नहीं हुई। भारतीय मीडिया जो मर्जी बकवास करता रहे, कुत्ते की तरह भाव भाव करता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, ठीक है, लेकिन दुनिया ये बात मानती है कि पाकिस्तान ने बड़ा बिहेव किया। और ये भी मैं DGISPR की इस बात पे पूरा यकीन रखता हूं कि हम जवाब देंगे, लेकिन लड़ाई का मैदान और वक्त हम खुद तय करेंगे। हम उनके
विकेट पे नहीं खेलेंगे और उनकी टाइम पे नहीं खेलेंगे। एक तो दो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करती जाऊं कि पंजाब के अंदर तालीमी इदारे बंद किए गए हैं, स्कूल कॉलेजेस जो प्रैक्टिकल जो पेपर्स हैं उनको रीस्केड्यूल किया जाएगा और इमरजेंसी की सूरत हाल है। और दूसरा ये कि जो एयर स्पेस है उसके हवाले से भी नए नोटम जारी कर दिए गए हैं। तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन के लिए हैं। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि हम हमेशा बड़ा अच्छे बॉयज की तरह बिहेव करते हैं लाइक अ गुड कंट्री, लेकिन कब तक? 9/11 का वाकया हुआ, पाकिस्तान पे नाम आया, हमने तब भी खामोश रहे। उसके बाद ये कारगिल होती है, कभी कुछ होता है, कभी कश्मीर में होता है, कभी LOC में होता है, कभी अफगानिस्तान के जरिए वो कुछ करता है, बलोचिस्तान में BLA के साथ क्या कुछ कर रहा है। वी ऑलवेज ऑन अ डिफेंसिव पोजीशन, व्हाई नॉट टू कंप्लीटली रिटेलिएट और उनको बताया जाए कि नहीं भाई खामोश बनो, अब तुम भी, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम हमेशा डिफेंसिव मोड में क्यों रहते हैं? व्हाई नॉट एग्रेसिव? मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता कि पाकिस्तान डिफेंसिव पोजीशन में रहता है। मैं इसको हिकमत अमली समझता हूं कि जिस तरह इंडिया ने अटैक किया, एयर स्ट्राइक किया आपके ऊपर, आपने उनके जहाज कराए, फिर आपने उसके जवाब दिए, रिस्पॉन्ड किया, उनकी चौकियां तबाह की, उनके जो इंडियन मीडिया कह रहा है कि 30-35 फौजी उनके हलाक हुए। हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई फौजी भी शहीद नहीं हुआ जी। हमारे सिविलियंस के ऊपर उन्होंने अटैक किया, 26 सिविलियन, और वो एक बिल्कुल पीसफुल शहरी थे। मुरीदके के अंदर आप देख लें, एक मस्जिद के ऊपर अटैक, कुरान पाक को शहीद किया गया, वहां पे भी मदरसे के ऊपर अटैक। तो ये कौन सी बहादुरी है? मैं तो देखिए ना, हमारे DG ISPR ने बिल्कुल ठीक कहा कि आप दिन की रोशनी में आप टारगेट बना के हमारे सामने आते और हमारे साथ बात करते, हमारे साथ आप लड़ते। ये क्या तरीका है कि रात के अंधेरे में आप सिविलियंस को टारगेट करते? और आज भी उन्होंने जो हरकत की है, ड्रोन्स बेचे हैं, तो वो भी एक बड़ा बिल्कुल ही घटिया सा एक तरीका है। तो मोदी से आप कोई उम्मीद ना रखें। हिंदू बनिया एक बिल्कुल कनंग दुश्मन है आपका, एक जनूनी मोदी से आपका वास्ता है, एक बिल्कुल घटिया इंसान से वास्ता है। वो कुछ भी कर सकता है। वो इस तरह के ट्रैप करके वो पाकिस्तान को शायद अपनी पिच के ऊपर लाना चाह रहा है। ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान जब जवाब देगा, भरपूर जवाब देगा। और इंडियन मीडिया एक बात को बहुत उछाल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर देखें जी, कौम फौज के साथ नहीं है, फलाना है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर नेगेटिविटी फैला रहे हैं, वो घटिया हरकत कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि फौज के साथ अवाम नहीं है, खड़ी है। अवाम का ये फौज, ये अदारे हमेशा रोमांस रहे हैं। अवाम आज भी साथ है, कल भी साथ है और हमेशा साथ रहेगी। और मैं उन लोगों के लिए मैं कहूंगा कि इससे बड़ी गद्दारी हो नहीं सकती कि फौज हालते जंग में हो और आप इस तरह की नेगेटिविटी फैलाएं, इस तरह की बात। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि इससे बड़ी मुनाफिकत और इससे बड़ी गद्दारी हो नहीं सकती। पहले उन गद्दारों का बंदोबस्त करना चाहिए, फिर बाहर जाना चाहिए। तो अब फौज हालते जंग में है। इन हालात के अंदर जो लोग दशनाम दराजी अदारों के ऊपर करते हैं, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, मैं कहता हूं कि उनकी सरकोबी भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही है। अच्छा, वैसे राना साहब, वेरी गुड पॉइंट। ये जो कर रहे हैं, आपके अंदरूनी कितने भी इख्तलाफात हैं, किसी भी पार्टी से हैं, आपके एस्टैब्लिशमेंट से हैं, हालत जंग में आप अपने इदारे को अकेला नहीं छोड़ सकते। आपने शायद वो पेज भी देखा होगा, सोशल मीडिया पेज, जिस पे ये इंडियन एंकर्स खड़े हैं और बता रहे हैं कि ये झूठा वजीर आजम है, इसकी अवाम इसके साथ नहीं खड़ी है, ना आसिम मुनीर को मानती है। इस किस्म की गुफ्तगू वो कर रहे हैं, नहीं करनी चाहिए, नहीं, उसको शेयर भी नहीं करना चाहिए। सुन लेना, बात ये है कि जो भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा, ठीक है, खुदा की उस पर लानत हो। सही है, ठीक है। और जो पाकिस्तान का खा के पाकिस्तान ने जिन्हें बनाया और वो आज भी खामोश हैं, पाकिस्तान के लिए आवाज बुलंद नहीं कर रहे, उन पे भी अल्लाह का कहर नाजिर हो। आमीन। ठीक है ना। जिनको इस वक्त बोलना चाहिए और वो खामोश बैठे हुए मसलतन, अल्लाह के उनके ऊपर भी अजाब नाजिल हो। अच्छा, ठीक है। बददुआओं पे बात आ गई। नहीं, बस छोड़ दें, आप भी क्या मसलन करें। नहीं, बात पूरी। मैं बोल दूंगा क्योंकि वो तो नहीं बोल सकता। ठीक है ना, मैं तो बोल देता होता हूँ, मैं कौन सा कंप्रोमाइज होता हूँ, मैं तो बात कर देता हूँ। चले, आपकी बारी पे जो कुछ आप बोल रहे होते हैं वो भी सब देखने वाले देख रहे होते हैं, वो कुछ छोड़ दें। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। मैं तो कह रहा हूँ कि जो आज पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा हुआ, वो कोई भी है, ठीक है, वो उससे बड़ा मैं समझता हूँ कि घटिया इंसान कोई नहीं है। आज पाकिस्तान को ये बात आर्मी की है ही नहीं, ये पाक फौज की बात है ही नहीं, ये तो अर्ज़े वतन पाकिस्तान की बात है। ठीक है, इस धरती, इस मट्टी की बात है। और अगर इस मट्टी के साथ कोई वफादार नहीं है
तो वो फिर मैं पूरी दुनिया में रुसवा होगा, जलील होगा। हाँ, लेकिन एक बारीक बात जरूर है कि अगर हम अपनी कुछ चीजों को डिस्कस करते हैं और इन अ गुड फेथ करते हैं, तो उसको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर हम कोई बात कहते हैं तो, और हमसे मुराद ये कि वो सारे पाकिस्तानी, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, ठीक है ना। किसी बात पर मुझे अपने बड़े भाई से भी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन मैं अपने भाई के खिलाफ नहीं हूं। राइट, इख्तिलाफ जरूर कर सकता हूं, और इस मौके पे तो वो इख्तिलाफ भी नहीं करना चाहिए। इस मौके पे तो आपको हमने एक यकजान होके खड़ा होना है पाक फौज के साथ। और प्रोपेगेंडा जो है, हाँ ये जरूर है कि जो प्रोपेगेंडा है उसको जरूर से अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इसका फायदा किसे हो रहा है और नुकसान किसे हो रहा है। हमें अपने जज्बात के बजाय होश से इस सारे मामले को डील करना चाहिए, क्योंकि दुनिया की आधी जंग जो है वो प्रोपेगेंडा पे होती है। प्रोपेगेंडा जीत कौन रहा है और प्रोपेगेंडा कर कौन रहा है, ये दो बड़े सवाल जो हैं वो राणा साहब ने उठाए हैं। प्रोपेगेंडा जो सोशल मीडिया पे हो रहा है, सबको पता है कौन कर रहा है, लेकिन इसके अचीवमेंट क्या है, अचीव क्या कर रहे हैं भाई? देखिए जी, ये जो लोग भी सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अदारों के खिलाफ, और वो बुनियादी तौर पे अदारों के खिलाफ नहीं कर रहे, वो मुल्क के खिलाफ कर रहे हैं। अच्छा। और अदारे ही मुल्क होते हैं, रियासत बनती ही अदारों से है। कोई रियासत किसी दीवार का नाम तो है नहीं। तो रियासत कुछ कंपोनेंट होते हैं जिसके नतीजे में वजूद में आती है। तो अगर आप एक एक करके अदारे को टारगेट करना शुरू कर देंगे तो रियासत की चूल्हे हिलाने वाली बात है। अच्छा। तो जो लोग भी कर रहे हैं, मैं अगेन कहूंगा कि वो जुल्म कर रहे हैं अपने आप के साथ भी, मुल्क के साथ भी, अदारों के साथ भी, और अपनी नस्लों के साथ। नवाज शरीफ को मुफाहमत कर भी रहे हैं? नवाज शरीफ किससे मुफाहमत कर रहे हैं? मोदी से। मेरे पास कोई लेटेस्ट तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कोई मुफाहमत वाली बात। लेकिन जब आप देखिए ना, जंग कर रहे हैं, इस वक्त तो हालात ये हैं कि उधर से ड्रोन आ रहे हैं, आपकी तरफ से मिसाइल जा रहे हैं, आके बातें हो रही हैं कि हम सरप्राइज देंगे। और मेरा ख्याल है कि जो फौज इन हालात में बात कर रही है वो ज्यादा दुरुस्त है, क्योंकि वो ऑपरेशन के सारे मामलात को देख रही है, फ्रंट के ऊपर है। और डीजी ISPR आज दोनों भाइयों की मुलाकात भी हुई है ना, नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ की। तो मैं वो बस आपके पास कोई इंफॉर्मेशन, बेहतर तो ये था कि वहां से कोई खबर आती, कोई प्रेस रिलीज आ जाती, कोई चीज आ जाती, बजाय इसके कि लोग क्या सराहियां करें कि जी मुलाकात हुई है, इजलास हुआ है, उसमें क्या हुआ है। तो ज्यादा मुनासिब ये होता है पता चल कि वहां से चीजें खुद आ जाएं। अगर जब खुद नहीं आती तो फिर उसके नतीजे में क्या सराहियां होती हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये ज्यादा अच्छा था, आपको शायद सवाल ही ना करना पड़ता और मुझे इस तरह का जवाब ही ना देना पड़ता। तो मेरा ख्याल है कि उनको खुद भी अपनी पोजीशन, ये तनकीद हो रही है, जैसे राणा साहब बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बात पिछले कर रहे हैं। इजलास में तो उन्होंने ये कहा था, चाहिए इसको अपनी पोजीशन को वाजे करें कि मियां साहब को इस वक्त कोई बयान भारत के खिलाफ देना चाहिए कि नहीं? अभी अर्ज किया कि मैं वैसे पूछ रहा हूं, देना चाहिए कि नहीं? मैंने कहा वाजे करनी चाहिए। मैंने अभी वाजे नहीं, मतलब बयान देना चाहिए भारत के खिलाफ। अगर मसलसल, और अगर वो नहीं दे रहे तो क्यों नहीं दे रहे? मैंने अर्ज किया, इसका जवाब ही मैंने दिया क्या कि जब पोजीशन वाजे नहीं होगी फिर लोग क्या सराहियां करेंगे, उनको खुद बात करनी चाहिए। यही मैं कह रहा हूँ। उनका मौकिफ यह है कि वो खुद आए, या उनके स्पोक्स पर्सन या पार्टी के पिछले इजलास में, पिछले हफ्ते जब हुआ है, तब तो ये कहा गया उनकी जानिब से शहबाज शरीफ को कि ना करें इस किस्म की हरकत, छोड़ दें, मतलब जारहियत पे ना जाए, मसलिहत की तरफ जाए। ये इंस्ट्रक्शंस थे उनकी तरफ से। अब के इजलास में पता नहीं अब क्या बात हुई। यार बता, ये गिला तो आपका कि मरियम नहीं बोलती, नवाज शरीफ नहीं बोलता। मरियम तो अब बोली है भाई, कल भी बोली है, आज भी बोली है, वो तो बोली है। अब तो उसका नाम लेके, इंडिया का नाम लेके, मोदी का नाम लेके बोल रही है। अच्छी बात, आपकी बातें सुन ली हैं अच्छी बात है, बोलनी है तो उनका फर्ज है, उनके ऊपर ये फर्ज है। वो कौम के एक सूबे की वजीर आला हैं और वो सूबा जो हालत जंग में है, लाहौर पे गुस्सा कर गई है शायद, मुझे लगता है। हाँ, जो हालत जंग में है तो उन्हें बोलना चाहिए। अगर वो नहीं बोल रही तो ये तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना कि क्यों नहीं बोल रही। नहीं, जो रास्ता की शर्त थी, सॉरी, कि इंडिया का नाम नहीं लिया, वो ले लिया उन्होंने। जी जी, ले लिया, आज लिया है। आज मुबारक हो आपको, मुबारक हो। रात को मैंने जो बात की उसको आज उन्होंने नाम लेके बात की, ठीक है ना। और मैं अगेन आई रिपीट माई वर्ड कि इस वक्त कोई पार्टी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ नहीं है। राइट। इस वक्त अगर कोई है तो पाकिस्तान है। अच्छा, बिलावल को भी क्रेडिट दे, वो तो बोल रहे हैं भाई, वो तो बड़ा खुला और बड़ा अलग ऐलान। आपने सुना है नेशनल असेंबली में कल भी, आज की स्पीच उनकी। हाँ, नहीं, उन्होंने बहुत शानदार उर्दू में, कल मैं सुन रहा था, जो उन्होंने जुमले कहे, बड़े शुस्ता, अदबी
اور بڑے جسے کہتے ہیں نا کہ بڑے اعلیٰ ترین اردو کے جملے تھے، وہ اچھی بات ہے. مجھے خوشی ہے کہ پاکستان کے جو مستقبل ہیں وہ لوگ ہیں جنہیں اردو بھی نہیں آتی. مجھے ایک بریک پر جانا ہے. کوئی بات نہیں رانا صاحب، کمیونیکیشن ہونی چاہیے، قومی زبان کو چینج کر دیں پھر. نہیں کمیونیکیشن، آپ کو بات سمجھ آنی چاہیے ہے. بریک کے بعد واپس اسی ایشو پر آتے ہیں. اسٹے ود اس. ہم نے کل بھی اپنے پروگرام میں ایک بات کی تھی کہ بھارت جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنا چاہتا ہے، خاص طور پر مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے کشمیریوں کے درمیان، کہ وہ پاکستان سے نفرت کریں، اور دوسرا سکھوں کے درمیان، کیونکہ سکھ اور کشمیری اور مسلمان انڈیا میں رہنے والے ایٹ لیسٹ جو ہیومینٹیرینز ہیں، جن کے اندر دل ہے، جو کہ درد محسوس کر سکتے ہیں، وہ بار بار اپنی گورنمنٹ کو کوس رہے ہیں کہ تم کیا حرکتیں کر رہے ہو. تو اب انہوں نے یہ جو جھوٹا پروپیگینڈا کیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان نے اٹیک کر دیا اور میزائل دکھائے ہیں، فوٹیجز دکھائے ہیں، خالی میزائل کے ٹکڑے پڑے ہیں، کوئی تباہی نہیں ہوئی، کوئی ایک کھڈا تک نہیں کھدا، اور انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں میزائل جو ہے وہ پاکستان نے اٹیک کر دی ہے. اس کی آڑ میں وہ سکھوں اور کشمیریوں کے درمیان جو ہے وہ پاکستان کے تعلقات اور دوریاں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. راج صاحب، اینی کمنٹ آن دیٹ؟ بالکل جی، انڈیا جان بوجھ کے یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ سکھوں کو پاکستان سے دور کیا جائے، کشمیریوں کو کیا جائے. لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ سکھوں نے تو باقاعدہ طور پہ انڈین آرمی سے لڑنے سے انکار کر دیا کہ آرمی کے اندر جو لوگ ہیں کہ ہم پاکستان کے خلاف نہیں لڑیں گے. اور سکھوں کی حد تک تو ایک بغاوت کی کیفیت کا سامنا ہے مودی کو، اور مودی بہت زیادہ اپسٹ ہے. مودی کوئی ایسا ایڈونچر کرنا چاہ رہا ہے کہ جی کوئی یہاں سے میزائل یا ادھر سے کوئی مینج کر کے میزائل وہ ایک دفعہ گولڈن ٹیمپل کو مار دے یا پاکستان میں کوئی اس طرح کی حرکت کر دے. وہ سکھوں کو کھڑا کرنا چاہتا ہے پاکستان کے خلاف، جو ہو نہیں سکتا، کیونکہ سکھوں کا تو یہ مکہ مدینہ ہے. سکھوں کے تو روحانی پیشوا یہاں پہ بابا گرو نانک، پیدائش بھی ادھر سے ہوئی، فوت بھی یہاں ہوئے، دفن بھی ادھر ہے. تو وہ تو عزت کرتے ہیں اس دھرتی کی بہت زیادہ. جتنا مرضی انڈیا اور مودی کوشش کر لے، یہ سکھ تو کم از کم اس کے ٹرائب میں نہیں آئے. باقی رہ گئے کشمیریوں کے ساتھ کیا کیا مودی نے؟ جتنا ظلم کیا ہے ان کے ساتھ، جتنی وہاں پہ نسل کشی کی ہے، جتنی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا، وہاں ہندو آباد کیے، پنڈت آباد کیے، مسلمانوں کو وہاں پہ مارا، ان کی پراپرٹیاں تباہ کی، ان کے گھر بلڈوز کیے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا، بزرگوں کو، خواتین کی آبروریزی، اور 370A لگا کے وہاں پہ مارشل لا لگا دیا. یہ ساری چیزیں لگانے کے بعد اس کا خیال ہے کہ وہ کشمیریوں کو جو پٹی پڑھائے گا وہ پڑھ لیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. کشمیریوں کو بہت اچھی طرح پتا ہے پاکستان کیا اور انڈیا کیا ہے، دشمن کون ہے اور دوست کون ہے. اب وہ جھوٹی خبریں پھیلا کے، فیک ڈرامہ کر کے اور فیک نیوز پھیلا کے ایک پروپیگنڈا کریٹ کر کے وہ پاکستان کے اوپر الزامات تھوپ رہا ہے اور دنیا کو یہ دکھانا چاہ رہا ہے. کیونکہ انڈیا کے اندر سعودی وزیر خارجہ موجود ہے، وہاں پہ ایرانی وزیر خارجہ موجود ہے، اور وہاں پہ کوئی ٹاکس ہو رہی ہیں صلح کی، وہ آپس میں چیزیں بہتر کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو وہ ایسے حالات کے اندر دنیا کو یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھیں جی ہم تو کچھ نہیں کر رہے، پاکستان یہ کر رہا ہے. صحیح ہے. اور اس کا میڈیا اس نیگیٹیوٹی پہ لگا ہوا ہے، اور میڈیا وہاں پہ ایک ہیجانی کیفیت پیدا کر کے بیٹھا ہوا ہے، جو کہ سارا ڈرامہ اور ساری فیک نیوز ہے. ساری فیک نیوز ہے. میں تو پہلے ہی کہا تھا کاش یہاں پر ہوتے، ان کو پیکا ایکٹ لگا کے اندر دیتے، ان کو پتا چلتا جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں. پتہ نہیں مودی کو آئیڈیا کوئی نہیں آتا، تارک کو وہاں بھیجتے ہیں، یہ آئیڈیا دے کے آئے، پیکا ایکٹ بنا کے وہاں پہ بھی لگائے. چلے ہم نے پیکا نہیں لگایا لیکن انہیں ٹیکا ضرور لگا دیا. ٹھیک ہے نا، اور بڑا مہنگا ٹیکا لگایا ہے انہیں. سو کرتے پھر رہے ہیں وہ چاروں طرف نا. صحیح بات ہے. لیکن یہ کہ آج پاکستان اور بھارت کا بھی رابطہ ہوا ہے، اور ہاٹ لائن پہ بات ہوئی ہے، اور میرے خیال دونوں طرف کے جو سلامتی مشیر ہیں نا کمیٹی کے، ان کی آپس میں بات ہوئی ہے. اچھا. پاکستان نے پوری دنیا میں ایک بڑا اچھا میسیج دے دیا، اور وہ یہ کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو پاگل پن کا شکار ہو جائیں. ہم بڑی احتیاط سے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. انڈیا کی اب مطلب کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ سری نگر میں ہمارے خلاف کوئی، پاکستان کے خلاف کوئی چیز ہو جائے. آپ کو یاد ہوگا وہ کلپ، کاش میں یہاں دکھا سکتا ہے کہ انڈین اینکر جو سری نگر گیا تھا اور اس نے کوئی 15 بندوں سے، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی کے کان پہ کاٹ کے کہتا کہ تو انڈیا پاکستان کے خلاف گل کر، اور انہوں نے نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اور ان کی جو ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہمارا بندھن ہے نا، وہ اتنا مضبوط ہے کہ اسے توڑنا ممکن نہیں ہے. صحیح بات ہے. دوسری طرف ہم آ جائیں کیا کہتے ہیں سکھوں کی طرف،
तो वो एक बंदा है जो क्या नाम है, जेल में है अडयाला में, उसने जो वो कॉरिडोर खोला ना, उससे उसने इतना बड़ा ब्रेक थ्रू किया सिखों के अंदर कि सिखों का रुख ही मोड़ दिया पाकिस्तान की तरफ। आज सिख पाकिस्तान के हक में गाने, नगमे, मिली नगमे बना रहे, ठीक है ना, उनको इतना रागिब किया करतारपुर के जरिए कि आज वो सिख पाकिस्तान के साथ खड़े। मैं समझता हूं इट वाज अ ग्रेट डिप्लोमेसी बाय इमरान खान, और हम आप उसे कैश करा रहे हैं। आज सिख जो मर्जी ये कर लें। मैंने कल आपको प्रोग्राम में बताई थी बात कि पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने सिखों के रहनुमाओं से राब्ता किया और उन्हें यह बताया कि देखें, हमारी आपके साथ कोई जंग नहीं है, हमें लड़ाने की कोशिश की जाएगी। जान के उन्होंने, भारत ने जिन जगहों से हमला किया है वो गुरुद्वारों के करीब उन्होंने अपनी इंस्टॉलेशन की है, ताकि अगर हम जवाब दें तो गुरुद्वारों के ऊपर वो हो और वो शोर मचाए। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने कमाल जहानत और कमाल तहम्मुल का मुजाहिरा करके उनकी इस साजिश को भी नाकाम बना दिया। अब आ गया प्रोपेगेंडा। यहां पे पाकिस्तानी मीडिया को मैं जरूर सल्यूट पेश करूंगा कि हमने पहले भी पुलवामा वाले मौके पे भी और अब भी जितनी जिम्मेदारी से और ग्रेसफुली इस मामले को डील किया, ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है कि हमारे एंकर्स की ना तो सीटों में कीलें निकली, ना उनके वोकल कॉर्ड्स तबाह हुए, ना वो इतना चीखे, ना वो बदतमीजी की उस सतह पे गए जिस सतह पे भारतीय एंकर्स गए। उन्होंने तो सहाफत का भी बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है ना, वहां पे जिस तरह उन्होंने हज़ियान बका है हमारी लीडरशिप के हवाले से और जो कुछ किया है, इससे उनका चेहरा बेनकाब हुआ है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ा ग्रेसफुली चीजों को देखा है। वेल डन पाकिस्तानी मीडिया। हम तो अभी भी उनको मोदी जी और मोदी सरकार कहते हैं, चाहे उनकी इज्जत करने वाली शक्ल ना हो, लेकिन फिर भी इंसान के तौर पे तो हम कर सकते हैं। आप फिर भी नहीं, लेकिन एक जुमले से मैं कहूंगा, मैं मोदी जी नहीं कहता। मोदी एक इंतहाई घटिया दर्जे का इंसान है। वो तो है ना? वो इस दौर का हिटलर है, मुसोलिनी है इस दौर का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। मोदी इस दौर का सबसे बड़ा फितना है। ठीक है ना, मैं उसे जी नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं कि मोदी से ज्यादा घटिया इस कायनात में इस वक्त कोई आदमी नहीं है। सही हो गया, आपने बाप दादा को गालियां पढ़वा रहा है, नाम उसका नरेंद्र है और मोदी सबको बेचने के लिए मिला हुआ है। राज साहब, ये बताइए कि अब सालसी के तौर पे इंटरनेशनली बहुत ज्यादा ममालिक आ गया है। सऊदी अरब आपने खुद ही बताया वहां पर मौजूद है, ईरान के वजारत खारिजा से लोग वहां पर मौजूद हैं। कोई सालसी के लिए कोशिश, अगर सालिस हो गई तो फिर इसका मतलब है कि हम भी फिर कोई जवाब नहीं देंगे, क्योंकि हमें तो फिर आम के लिए खामोश रहना पड़ेगा अगर कोई सुलह सफाई हो जाती है। देखिए जी, सुलह सफाई का दरवाजा तो हमेशा जंगों में, लड़ाइयों में खुला ही रहता है और खुला रखना भी चाहिए। अच्छा, सियासत के अंदर, डिप्लोमेसी के अंदर कभी भी दरवाजे बंद नहीं रखने चाहिए। ये तो हमारे यहाँ एक आधा सियासतदान ऐसा है कि जो दरवाजे सारे, कुंडियां, दरवाजे ताले मार के तो फिर वो सियासत शुरू कर दे। लेकिन दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। कोई लड़ाई ऐसी नहीं होती जिससे निकलने का रास्ता ना हो। तो ये कोशिश साथ साथ डिप्लोमेसी चल रही है और ये चलती रहनी चाहिए जब तक इसका कोई नतीजा नहीं निकलता या बराबर चीजें नहीं होती, तब तक इंडिया शरारतें कर रहा है। और जब वो शरारत करेगा उसको जवाब मिलेगा। और मेरा ख्याल है कि DGISPR बड़ा कैटेगोरिकली ये कह चुके हैं और बड़ा दो टोक तरीके से बात कर चुके हैं कि जी इसका जवाब हम देंगे, टाइम भी हमारी मर्जी का होगा, टारगेट भी हमारी मर्जी का होगा। तो मुझे लगता है कि इसका रिस्पॉन्स बहुत जल्द पाकिस्तान करेगा। और इस दफा पहले तो चाहे उसको फैला दी गई थी, मेरा ख्याल है इस दफा उसकी मूछें वगैरह साफ करके कोई और ही तरीका से किया जाएगा। सही हो गया। इसका मतलब है कि वो जो सालसी वाला किरदार, क्योंकि मोदी जैसे जो लोग हैं ना, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये हिंदू की एक खास जहनियत होती है। इससे आप शराफत से पेश आते हैं तो ये ऐसी ही हरकतें करता है। इसका इलाज दूसरा ही होता है और जूते ही इसका इलाज होता है। सही, वो मेरे ख्याल में इसको जब पढ़ेंगे ठीक हो जाएगा। जब आप बाहर किसी मुल्क में जाके मिलते हैं ना हिंदुओं को या इंडियंस को, तब वहां पर पाकिस्तान इंडिया में सब इकट्ठे होते हैं। वहां पे कुछ नहीं, उन्हें पता है ना वहां पे पुलिस आके पकड़ के ले जाएगी। वहां पे ये बड़े अच्छे से रहते हैं। आजकल तो वैसे वहां पे भी टेंशन चल रही है आपस में, दोनों कम्युनिटी, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। मुंह से जो मर्जी कहते रहे, करेंगे कुछ नहीं। सालसी के लिए आपको क्या लगता है किसका किरदार अहम हो सकता है? और दूसरा ये कि अगर सालसी
انڈیا کو جا کے کی جا رہی ہے، پھر پاکستان کی طرف بھی یہ لوگ آئیں گے، تو اس کا مطلب ہے پاکستان پھر آگے سے کوئی جواب نہیں دے گا۔ اچھا، ثالثی تو ہونی ہے، اگلے 48 گھنٹے میں کوئی بڑا بریک تھرو سامنے آئے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ سعودی، ایرانی وزراء وہاں موجود ہیں، امریکہ بھی اس میں شامل ہو چکا ہے، تو کوئی نہ کوئی ثالثی کا تو رنگ نکلے گا۔ لیکن میری ایک درخواست ہے، ویری ہمبل ریکویسٹ، کس سے؟ اپنے آرمی چیف صاحب سے، اپنے سپہ سالار سے، کہ جو ہمارے 21 لوگ شہید ہوئے، ہمیں وہ خون نہیں بھولنا چاہیے، اور ہمیں ایک دفعہ بھارت کو یہ ضرور بتانا چاہیے کہ ہم جو ہے خون کا بدلہ خون ہی ہوتا ہے، اور ہم اس سے پیچھے نہیں ہوں گے۔ وہ 7 سالہ بچہ، اس کی خوبصورت تصویریں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو ناگہانی ان کو جینے کا حق نہیں تھا بھائی، کیوں زندگی لی؟ وہ میرے سامنے کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں ہم صلح جو لوگ ہیں، ہاں پرامن لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ خطے میں امن ہو، لیکن اگر یہ ہم نے بات ٹال دی تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ تاریخ میں اچھی مثال بنے گی۔ ہمیں اس پہ ضرور جواب دینا چاہیے اور صلح کرنی چاہیے، اور اپنے ٹرمز کے اوپر صلح کرنی چاہیے۔ ایبسلیوٹلی، جو صلح کرنی چاہیے وہ اپنے ٹرمز پہ کرنی چاہیے، اور اس سے بھی بڑی بات، اگر ہم اللہ نہ کرے اگر یہ سچویشن سیریس ہو جاتی ہے، ہم جنگ کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر کسی کو ملک چھوڑ کے جانے کی اجازت نہیں ہوگی، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، چاہے وہ ایکس آرمی آفیسر ہو، پھر کوئی بھی ہو، پھر ملک چھوڑ کے کوئی نہیں جائے گا۔ کون جا رہا ہے؟ کون سا طیارہ کس کو لینے آ رہا ہے؟ چلیں، میں تو صرف ریکویسٹ کر رہی تھی، میں کوئی آپ کو خبر نہیں دے رہی میں کہا شاید کوئی طیارہ آ گیا پھر سے جانے کے لیے، کوئی بیماری، ویسے ہی بڑا رسک ہوتا ہے، کوئی اوپر سے وہ بیماری بھی ہو جاتی ہے، کوئی بندہ ہم زیادہ سے زیادہ سرحد پار کر کے افغانستان ہی جا سکتے ہیں۔ نہیں، میں کا شاید علاج کے لیے ہم مقابلہ کریں گے۔ اگر کوئی، ویسے میں ایک بات بتائیں جی، لوگ ہمارے ہاں بڑے بڑے عظیم لوگ ہیں، اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو تو مودی بھی کہہ دے گا کہ آپ ایئر اسپیس کچھ دن کے لیے کھول دیں تاکہ وہ چلے جائیں، تو وہ ایسے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ زندگی میں ساڑیوں کے تبادلے کرتے رہے ہوں، پرسنلی آتے رہے ہوں، آؤٹ آف دا وے ملاقاتیں ہوتی رہی ہوں، تو دوستوں کو تھوڑی بہت گنجائش تو دے دینی چاہیے نا، کوئی سی بات نہیں۔ دوستوں میں پھر لڑائی بھی ایسے نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ دوست کہاں لڑ رہے ہیں؟ وہ تو پاک فوج اور انڈیا لڑ رہی ہے۔ اچھا، واہ 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 رانا صاحب، میں اس طرف آپ کو لے کے نہیں آنا۔ راج صاحب آپ بتائیے، ابھی جو فی الحال سچویشن چل رہی ہے، نیکسٹ 48 آورز آر ویری کروشل، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ثالثی کے لیے کیا، اگر سارے لوگ وہاں پر موجود ہیں اور اس کے باوجود بھی آج رات میں انڈیا کوئی ایپیسوڈ کر دیتا ہے، دیکھیں آج بھی اس نے کراچی، پھر پنڈی میں، پھر لاہور میں، مطلب مین سٹیز کو اس نے ٹارگٹ کیا ہے، ہر کسی کے، بلوچستان کے اندر تو ویسے صورت ہے بی کوئک، تو پھر اس کا کیا ہو سکتا ہے حل؟ میرا خیال ہے کہ شرارت انڈیا کر سکتا ہے، جیسے خواجہ صاحب نے کل تو بتا دیا تھا کہ انڈیا آج کوئی حرکت کرے گا، آج بھی بتا دیں اگر کوئی ایسی لیکن انڈیا کوئی شرارت کر سکتا ہے، ہمارے ادارے بھی اور فوج بھی الرٹ ہے، صحیح ہے، اگر وہ شرارت کرے گا تو اس کا رسپانس پراپر ملے گا انشاءاللہ۔ ہمارے ڈیفنس منسٹر کو یہ تو پتا ہے کہ وہ کوئی آتش بازی کر سکتا ہے، پر اس کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے جو جہاز گرائے ہیں ان کے، اس کے سورس آف انفارمیشن کیا ہے، پروف کیا ہے، ان کو یہ ہی نہیں پتا۔ بریک پر مجھے جانا ہے۔ آج ڈیالہ میں ملاقات کا دن تھا عمران خان سے، اور علیمہ خانم نے جب پریس کانفرنس کی تھی اور عمران خان کی بہنیں ان سے مل کر آئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتے، وہ وہاں پر ملنے کے لیے آئے، تو آج گنڈا پور صاحب پہنچ گئے پھر ملنے کے لیے۔ انہوں نے پیدل مارچ شروع کر دیا، لیکن پھر انہیں خوب دھکے دھکے دیے گئے، ان کو ملنے نہیں دیا گیا، وقت ختم ہوا اور ان کو کہا کہ جی آپ واپس چلے جائیں۔ یہ بیہیویئر جو ہے ایک چیف منسٹر کے ساتھ، چاہے آپ کا کسی راحت صاحب کسی بھی صوبے کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی، آپ کی لگتی ہے، لیکن ایز اے چیف منسٹر اس طریقے سے یہ سلوک کرنا آپ کو لگتا ہے ایکسیپٹیبل ہے؟ میرا خیال ہے کہ صرف آپ گنڈا پور کی بات کر رہی ہیں، میں تو اوورآل کہوں گا کہ یہ گنڈا پور کے ساتھ جو ہوا اور جو اوورآل سیاستدان آپس میں دست و گریبان ہے، اور جو اسمبلی کے اندر مارکوٹائی چل رہی ہے، اور جو سڑکوں کے اوپر چیزیں چل رہی ہیں، ان حالات کے اندر نا، یہ جنگ کی صورتحال میں یہ سارے جو سین ہے، ساری فوٹیجز ہیں، یہ دشمن اس کو یوز کر رہا ہے اور ہمیں ڈی مورلائز کرنے کے لیے یوز کر رہا ہے، اور وہ بڑی بڑی بنا کے نا اسکرینوں کے اوپر، جیسے آپ نے پہلے بات کی تھی، وہ بتا رہا ہے کہ دیکھیں یہ پاکستان کی قوم تقسیم ہے، یہ دیکھیں آپس میں لڑ رہے ہیں، دیکھیں یہ سوشل میڈیا پہ کیا، تو یہ تماشا ہمیں بند کرنا چاہیے، 4 دن بند کر دیں، پھر بڑی زندگی پڑی ہے، حکومت نے ملنے کرتے دے رہے۔
वो तो मिलने गए हैं ना अपने लीडर को। मैं उसी को कह रहा हूँ कि नहीं करना, मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन गंडापुर साहब से कौन पूछेगा कि वो खुद भी चाह रहे हैं मुलाकात करें या ना करें, और हो सकता है मरियम ने मैसेज हो ना बयान तो थे वो दिता हुए तो मैसेज किया है कि थैंक यू वेरी मच जान छुड़ाती, वरना अंदर बड़ी बेइज्जती होनी सी। अच्छा जी, उन्होंने गुफ्तगू क्या किया, थैंक यू वेरी मच वाला मैसेज किया या नहीं, क्या गुफ्तगू किया उन्होंने, जिस तरह आज उनसे सलूक हुआ है? मीडिया टॉक उनकी सुनाई जी। यानी मरियम का इरादा है भी कि नहीं जाने का, लेकिन उन्होंने कह तो दिया इसने, कर कुछ नहीं सकेगा। ये मैं आपको पेश की खबर दे रहा हूँ। वो कह रहे हैं कर कुछ नहीं सकेगा, रोक नहीं सकेगा मरियम को कि मरियम ने उधर जाना है। ये पहले भी इन्होंने बहुत बातें की थी। आईजी इस्लामाबाद को तो निपट नहीं सके कि मैं आईजी तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको नहीं घुसने दूंगा। वो भाईजान तुसी तो खुद अपने घरों सीएम हाउस नहीं जा सकते। 6 पिकट 7 पोस्ट चेक पोस्ट है रास्ते। अच्छा जी, बताएं जी राणा साहब। और नहीं, वो नथिया गली नहीं जाएंगी तो वो छांगा गली चली जाएंगी। अच्छा, वो छांगा गली नहीं जाएंगी, एबटाबाद चली जाएंगी। उनके पास कोई और कम जगह है रेस्ट करने की, केपी के अंदर है। ठीक है ना, चले जहां भी। अब आपको नक्शा ज्यादा याद है, मुझे नहीं याद, लेकिन वो जहां जाना चाहेंगी चली जाएंगी, उनको कौन रोक सकता है? तो ये कह तो रहे हैं और ना, आने नहीं दूंगा। और वो ठीक है ना, एक ना किसी दौर में पंजाबी फिल्मों के अंदर मजहर शाह साहब थे और उनकी ना बड़क बड़ी मशहूर थी, और मैं टब्बर खा जाऊंगा डकार ना मारा, ठीक है ना, उनकी बड़ी एक वो थी। तो वो बड़क फिल्मों तक ही होती थी। लेकिन गंडापुर साहब जो है ना, ये बहुत प्रेशर में है आजकल। अलीमा साहिबा के बयान के बाद गंडापुर को अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज पार्टी के कारकुन ये समझ रहे हैं कि गंडापुर जो है वो ब्रूटस हैं पीटीआई के, और एक क्रूशल मौके के ऊपर उन्होंने जनाब अली इमरान खान साहब का साथ नहीं दिया। हालांकि मैं पर्सनली समझता हूं ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज मिनरल एंड माइंस बिल मंजूर हो चुका होता। वो रुक गया ना। अब वो वाउडा साहब कहते थे कि किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, लेकिन वो रुक गया और इमरान खान से मशरूत हो गया कि जी वो कहेंगे तो बिल मंजूर होगा। अगर ये गंडापुर साहब लायल ना होते तो फिर वो अपने तौर पे करा लेते। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो किसी तरह भी इमरान खान से बाहर नहीं जा सकते, चाहे भी तो नहीं जा सकते, क्योंकि खाली गंडापुर का मामला नहीं है, और भी उन जितने जुड़े हुए लोग हैं उनकी बादशाही, उनका सारा कुछ इमरान खान की वजह से है। सही है। हो सकता है गंडापुर चाहे भी कि मैं बगावत करूं तो नहीं कर सकते। उन्होंने अपने पेशरोज का हाल देखा हुआ, खटक साहब को देख लें, महमूद खान को सिर्फ केपीके में देख लें, उनका क्या हाल हुआ। तो वो कभी भी ऐसा कोई वो रिस्क नहीं। हाँ, ये जरूर है। देखें, मैं एक बात आपको समझाऊं, एक जुमला सुन लें। क्या? कि वो अगर ताकतवरों के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है तो एस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तान की है, ठीक है ना, कोई गैर एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं है। और अगर आपने सूबे चलाने हैं, मामला चलाने हैं, तो आपको एक कॉपरेशन करनी पड़ती है। अंडरस्टूड। ठीक है। जिस बिहार पे जुल्फकार भाई ये कह रहे हैं ना कि उनको, मरियम को कोई नहीं रोक सकता, भाई इसीलिए नहीं रोक सकता कि रियासत उनके साथ खड़ी होगी, और देख लेंगे कि वो उनकी केपीके की पुलिस कैसे रोक सकती है। तो बात ये कि उनका इरादा है जाने का, मैं तो ये पूछ रही हूँ। मुझे नहीं पता वो कब जाना है या नहीं जाना, मैंने कौन सी टिकटें बुक करा के देनी है। मैं तो एक बात कर रहा हूँ कि भाई जो ये रियासत होती है, हाँ। इसके बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उन्हें आपस में मिलकर चलना पड़ता है। सही है। ये कौन सी कोई चंबे वाली बात है? ठीक है जी, ये कोई चंबे वाली बात नहीं है। जब उन्होंने जाना होगा ना, तो ये क्या वहां की पुलिस भी नहीं रोक सकेगी। समझ आई है, इन्होंने ऐसी बड़क मार दी है। लेकिन राज साहब, जो आज उनके साथ हुआ है, मैं तो सिर्फ बिहेवियर ये देखे, मुलाकात करा देते तो मुझे लगता है कि मुलाकात शायद हुकूमत के हक में फिक्रमंद है, वो नहीं करना चाहते मुलाकात। मैं आपको एक जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं कि मुझे ये मैं पहले बात कर चुका हूं 2-3 दफा कि वो उन्होंने किसी को कहा कि भाईजान साड़ी मुलाकात रुकवाओ, को महीना मैंने सुकून दो, मैं तो नींद पूरी नहीं कर सकिया, अंदर जाना तो अंदरों गालां पैंदियां, बाहरों ने डंडे पैंदे ने, मैं तो किधर जावां। अब सिचुएशन ये है कि मैं एक्जैक्टली सही कह रहा हूं कि हो सकता है मरियम साहबा को उन्होंने कहा कि थैंक यू वेरी मच, पहले, बल्कि शायद पहले ही कहा हो कि प्लीज भेज देना, मैनू अंदर नहीं जान देना, मैं बड़ी कोशिश करांगा, लड़ांगा, ड्रामा करांगा, लेकिन जान नहीं देना। अच्छा। तो वो उन्होंने ड्रामा शमा किया, और राणा साहब ने दुरुस्त कहा है कि वो वर्करों को मुतमिन करने के लिए। लेकिन जो बात राणा साहब ने की है, मैं उससे माजरत के साथ इख्तिलाफ करूंगा कि वो बड़े लायल हैं। लायल शैल वो कोई नहीं,
मिनरल बिल जो है ना वो इनकी वजह से नहीं रुका हुआ। वहां पे जो एमपीएस है पीटीआई के वो एक कल्ले ने थोड़ा करना है, वो भाई सारों ने वहां पे करना है तो होना है, उन्होंने बाइकआउट किया हुआ है। वो कहते हैं भाईजान असी नहीं कर रहे ना, तो कैबिनेट तो पास भी करता सी। सो वो अली अमीन की वजह से नहीं रुका हुआ, वो बाकी एमपीएस की वजह से रुका हुआ है। और पीटीआई की वहां पे अक्सरियत तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। जो अली अमीन गंडापुर साहब है ना, मैं इस बेस पे नहीं कह रहा कि मरियम साहबा के साथ रियासत है या नहीं है, मैं इस बेस पे कह रहा हूं कि जो बंदा बात कर रहा है उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। राइट। क्योंकि उसने लाहौर में जब कहा था कि मैं ये कर दूंगा, फिर उसने कहा कि मैं 16 तारीख को 15 तारीख को अगर जेल तोड़ के ना रहा करवाया तो फिर मुझे ये ना कहना, फिर कुरान उठा के, फिर कसम उठा के, फिर सुल्तानरी वाले नारे, फिर इस तरह की बढ़कें, और अब ये बढ़क। तो 35-40 बढ़कों के बाद ये 47वीं बढ़क अगर मैं सुन रहा हूं, सही है, तो मेरा क्या इतनी अकल को विजडम कुछ इतनी सेंस नहीं है कि मैं इस पे को अंदाजा लगा सकूं कि इस बढ़क के अंदर क्या होगा। राणा साहब ऐसे मिलना कुछ भी नहीं होगा, मिलना चाहते हैं। अच्छा नहीं, देखें बात ये जो बढ़क की बात कर रहे हैं ना, ये पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा है। वो तो इंडिया को भी मार दे भड़क, यही तो हम चाह रहे हैं, आपस में बढ़ के मारे। जिसकी आप भड़क की कह रहे हैं, मैं उसका जिम्मेदार तो नहीं हूँ भाई, मैं क्या करूं, उनके हिस्से का मैं मार देता हूँ। मैंने तो अभी भी मोदी के लिए जो अल्फाज कहे खुल डुल के कहे, अच्छा ठीक है ना, ढक। लेकिन ये जो सियासत में ये होते हैं ना इस तरह के बयान, अब हमारे मेरे प्यारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कहते रहे कि अगर मैं गले वो गिरेबान पकड़ के सड़कों पे ना घसीटा जरदारी साहब को तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। अगर मैंने लोड शेडिंग खत्म नहीं की तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। अगर मैंने महंगाई खत्म नहीं की तो मैं कपड़े बेच दूंगा, ठीक है। अब मियाँ साहब कहते रहे ये कुत्ते नहलाने वाले, अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले, जरदारी साहब कुछ कहते रहे। तो ये सियासत में इस तरह की चीजें चलती रहती हैं, लोगों को वो करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ। लेकिन जिम्मेदार सियासतदान को हमारा अलमिया ये कि हमारे पास सियासतदान बहुत हैं, लेकिन मुदब्बिर और स्टेटमैन जो है ना वो बहुत कम है। पाकिस्तान को जरूरत है रहनुमाओं की, सियासतदानों की नहीं, ठीक है। बहुत सारे लीडर या रहनुमा जैसे नवाज शरीफ है, हाँ वो हाँ मैं कहने लगा हूं ना कि बहुत सारे रहनुमा जिन्हें हम रहनुमा समझते हैं, जब वक्त आता है और उनको पाकिस्तान के साथ खड़ा होना पड़ता है तो पता चलता है तो सियासतदान निकले बिचों, गाली नहीं कर सकते। तो रहनुमा अगर गूंगा है, बहरा है और वो लूला लंगड़ा है और वो बात करने जोगा नहीं है, उसमें इतनी जुर्रत नहीं है कि वो बात कर सके, तो फिर वो अब मैं क्या कह सकता हूँ, अल्लाह ताला उन पे रहम करे, उन्हें रहनुमा बनाए अल्लाह ताला। सही है जी, रहनुमा बनाए जो लोग बात नहीं कर सकते हैं। बात में अली अमीन गंडापुर की कर रही थी, आप आज आके फिर नवाज शरीफ पे बात है। राणा साहब उनके मैंने किसी का नाम नहीं लिया, आपने कैसे कह दिया? मैंने तो नाम नहीं लिया कोई भी, मैंने क्या ना किसी का नाम लिया आपको, आपने कैसे कह दिया जी? मैंने तो कोई नाम नहीं सुबह से शाम तक आप एक ही बात करते हैं, बाकी सब ने बयान दे दिया, नवाज शरीफ ने बयान नहीं दिया। मेरा लीडर है, मैंने उस लीडर के अंदर अपने ख्वाब छुपाए हुए हैं। जब वो आए थे मैं इतनी इत्मीनान की नींद सोता था कि मेरा लीडर आ गया, पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे, उनके पास पाकिस्तान के मसाइल की कुंजी है। अब भी मैं ये समझता हूं कि अगर वो कुछ ना करें, सिर्फ मोदी की तरफ इशारा कर देना एक ऐसे करके, ठीक है ना, तो ये भी काफी है। हाँ कि भाई फिट है मोदी तेरा, ठीक है ना, वो इतना ही कहते तो मैं समझ रहा हूँ बहुत बड़ी बात है। करें कोशिश, मेरा लीडर है, मैं तो उनके लिए बेचैन हो रहा हूं कि मेरा लीडर एक दफा ऐसे करे और 24 करोड़ लोग उस लीडर के पीछे खड़े होकर मोदी को गालियां दें। मैं अपने लीडर से दरखास्त कर रहा हूं नवाज शरीफ साहब से कि सर प्लीज खुदा का वास्ता है एक जुमला कह दें मोदी को। तुम्हारे साथ अच्छा, उनकी बेटी और उनके भाई जो कह रहे हैं वो काफी नहीं, उनके लिए काफी नहीं है, तभी तो वो बार बार वो कह रहे हैं मेरा लीडर ही नवाज शरीफ है, यही कह रहे हैं आप। जो ये कह रहे हैं ना कि वो दोनों कह रहे हैं तो काफी नहीं, तो फिर गवर्नमेंट के अंदर है ना। नहीं फिर ऐसा करें कि मियां नवाज साहब से क्या आप सियासत छोड़ दें, क्योंकि दो में काफी नहीं। तो वो कब सियासत को क्या कर रहे हैं? मेरा ख्याल है वो क्या, अगर वो दोनों काफी हैं तो वो क्या चाय हैं, वो भी काफी हैं पाकिस्तान के लिए, उन्हें भी बोलना चाहिए। फिर शहबाज शरीफ कौन से खिताब भी कर चुके हैं, बड़ा वो वजीर आजम है, वो नहीं करेगा तो मैं करूंगा। 2 टोक मैसेज इंडिया को दे चुके हैं। मरियम बीबी ने कुछ 6 दफा बात की, बॉडी लैंग्वेज देखे उनकी, और 6 दफा इंडिया को उन्होंने ललकारा है, बड़ी अच्छी तरह ललकारा है। ऐसा नहीं है कि वो खबर जो मरियम साहबा की होती है वो मरीज से आगे नहीं जाती, वो इंडिया तक भी जाती है, सारे मीडिया पे चलती है। तो अगर उसकी फैमिली, नायब वजीर आजम उनके समधी हैं, वजीर खारजा भी वो हैं, वो रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी की ऐसी तैसी करते हैं,
तो मेरा ख्याल है कि परसों जो कल इजलास हुआ था तो मियां साहब फिर क्यों शरीक हुए थे? वहीं कोई दो जुमले कह देते। अगर वो शरीक हुए थे हाई लेवल मीटिंग में और वो दोनों ही काफी थे तो वो ना शरीक होते, और अगर हुए थे तो फिर दो जुमले कह देते, क्या फर्क पड़ा था? उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा, एंड पर आऊंगा, वो जो एंडिंग होती है ना, पिक्चर अभी बाकी टार्जन है की वापसी। हाँ, तो आप सब्र रखें, वो बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। मेरा ख्याल है जो ऑफिस बेरर हैं, जो गवर्नमेंट के अफेयर्स को देख रहे हैं, वो इस पे फिर प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इमरान खान पे proper क्यों बात कर रहे प्रेशर था कि आप बोले? वो तो ऑफिस बेरर नहीं है किसी चीज का भी। नहीं, बोल दिया ना। तो उसका तो चेयरमैन रोज किताब कर रहा था, कह रहा था, तो फिर हम क्यों कह रहे थे कि इमरान खान भी ट्वीट करे? जबकि उनकी पार्टी का चेयरमैन तो रोज कह रहा था। हाँ जी, देखिए पार्टी का चेयरमैन बैरिस्टर गौहर वो रोज कह रहा था, फिर भी चलिए अच्छी बात है अगर इमरान खान ने ट्वीट कर दिया, अच्छी बात है कि नहीं है? मैं राहत साहब आपसे चले पूछ रही हूँ, छोड़े, अच्छी एंडिंग क्या नहीं, अच्छी बात। उसको बेचारे को शरीफ अच्छी आदमी बात। को रोज कटहरे में खड़ा करके क्या है या नहीं है, अच्छा है या नहीं है, सही है बेचारों का क्या वो भी- कसूर है? उसको क्यों बीच में सही हो गया जी। भाईजान मैं तो कह रहे हैं अगर उन्हें कीता है तो बड़ी अच्छी गल है। सही है, चले ये साढ़े लीडर ने अगर कीता है तो बड़ी अच्छी गल है। शुक्र है देर आए दुरुस्त आए। सही हो गया जी, ठीक है, लेकिन ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੋ ਟ੍ਰੇਨ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, पाकिस्तान की ਕਹਿ सोवरेनिटी देंगे। पे जो है वो सबको एक ही लब्बैक कहना चाहिए है, पीछे नहीं हटना चाहिए है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफिज।